हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सेकंड पेपर यानी कि शिक्षण अधिगम के सिद्धांत के सोल्यूशन को लेकर के आए। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से। उम्मीद करती हूँ कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा क्योंकि पेपर बहुत ही इजी आया था। कुछ क्वेश्चंस को अगर छोड़ दिया जाए बहुविकल्पीय के तो लगभग सभी का आंसर बिल्कुल क्लियर था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है किस पर? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, प्राणी मनोविज्ञान या जीव विज्ञान। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित है। तो फ्रेंड्स देखिए, पूर्ण से अंश की ओर हम सभी को पता है कि ये जो एक तरीके से ये जो सिद्धांत है पूर्ण से अंश का, ये जो शिक्षण सूत्र है या फिर ये का जो सिद्धांत है, ये हम सभी को पता है कि जो कोहलर ने सिद्धांत दिया था, सूझ का सिद्धांत दिया था, वहीं से ये आया है। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र वहीं से इसे लिया गया है। और इसमें हम किसी वस्तु के बारे में पहले पूर्ण रूप से बताते हैं, फिर उसके एक एक अंग के बारे में बताते हैं। तो ये गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की देन है। गेस्टाल्टवादी कौन कौन थे? कोहलर, कोप्पा और वर्दीमर। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों में कल्पना शक्ति का विकास किया जा सकता है तो समूह कार्य द्वारा, कहानी द्वारा, प्रश्नोत्तर द्वारा या व्याख्यान द्वारा। राइट आंसर है कहानी द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, शिक्षण का सामान्य सिद्धांत निम्न में से नहीं है। क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत। किसका नहीं है? तो परिणाम का सिद्धांत, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिकमिंग बेटर टीचर अ माइक्रो टीचिंग अप्रोच। ये निम्न में से किसकी पुस्तक है? ये जो बुक है बिकमिंग बेटर टीचर, ये किसने लिखा है? डॉक्टर बी के पासी, एलन दोसाज, एलन या फिर रेयान। तो राइट आंसर डॉक्टर बी के पासी है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, विज्ञान किट में कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया? दोस्तों, इसके अलग अलग आंसर अलग अलग किताबों में आपको मिलेंगे। गूगल पर भी आप सर्च करोगे तो आप देखोगे। प्राथमिक स्तर की अगर हम बात करें क्लास 1 to 5 की, तो ये जो वस्तुएं होती है विज्ञान की टोटल 32 होती है। ठीक है, अगर हम माध्यमिक स्तर पर बात करें तो 50 होती है, और उससे अबव जाएंगे हम तो 150 130 से अधिक कहीं कहीं मिलती है। तो अगर देखा जाए तो इस ऑप्शन में से कोई भी एक आंसर बिल्कुल सही करेक्ट बताना यहाँ पर सही नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर कहीं दिया ही नहीं हुआ है इसका। ठीक है, आप लोगों ने क्या आंसर इसका लगाया कमेंट करिएगा, और इसको मैं ढूंढूंगी। अगर मुझे बिल्कुल राइट आंसर एग्जैक्ट मिल जाता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, इसी ऐसी वीडियो के नीचे मैं उसको उसका कमेंट करके उसका आंसर मैं आपको बताऊंगी एग्जैक्ट, कहीं जब मिलता है तब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है? सुकरात, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रस्तावना कौशल का आधार बिंदु है। तो जो पाठ प्रस्तावना कौशल होता है, इसमें हम क्या पूछते हैं बच्चों से? उनके पूर्व ज्ञान को चेक करते हैं कि उनको उस चैप्टर के बारे में कुछ पहले से नॉलेज है कि नहीं, पहले से कुछ जान रहे हैं कि नहीं, यानी कि पूर्व ज्ञान को चेक करते हैं बच्चों की। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संप्रेषण के घटक है प्रेषक, संदेशग्राही। तो एक बोलने वाला, दूसरा सुनने वाला और तीसरा संदेश होता है। तो ये ऑप्शन 4 जो है ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से? आगमन विधि को हम खोज विधि भी कहते हैं। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर या मूर्त से अमूर्त की ओर। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 ही है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। पहले हम उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं और इसे ही विशिष्ट से सामान्य की ओर कहते हैं, और यही है आगमन विधि। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सहयोग की भावना का विकास किससे होता है? समूह कार्य से, वाद विवाद से, प्रश्नोत्तर से या सहायक सामग्री से? तो समूह कार्य से। जब हम ग्रुप वर्क करते हैं तो हमारे अंदर एक दूसरे की हेल्प करने की भावना आती है। इसीलिए जब कोई प्रोजेक्ट हम बच्चों को करने को देते हैं तो ग्रुप बना करके देते हैं कि सभी एक दूसरे का सहयोग करके उस प्रोजेक्ट को पूरा करें। क्वेश्चन नंबर 11 है, उपचारात्मक शिक्षण का प्रमुख कार्य क्या है? लेख में सुधार, सुलेख पर बल देना, दोषपूर्ण अध्ययन एवं शिक्षण से संबंधित समस्याओं को दूर करना। और राइट आंसर ऑप्शन 3 ही है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण में हम क्या करते हैं? जो विषयगत कमजोरी है उसका पता हमने निदान में लगा लिया, अब हम उसका उपचार करेंगे, यानी कि उस कमी को दूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, पाठ योजना का प्रथम बिंदु क्या होता है? तो जब हम पाठ योजना बनाते हैं तो सबसे पहले क्या रखते हैं? प्रस्तावना के प्रश्न होते हैं ऊपर सबसे पहले। तो दोस्तों, पाठ योजना का जो प्रथम बिंदु या प्रथम चरण होता है वो होता है उद्देश्य कथन। इसके बाद आते हैं प्रस्तावना के प्रश्न। ठीक है, तो पहला क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा? उद्देश्य कथन, यानी कि जो चैप्टर हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये जो पाठ योजना हमने बनाई है, इसका क्या उद्देश्य है?
क्वेश्चन नंबर 13 है, सूक्ष्म शिक्षण पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो एलन है, डी एलन। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। व्याख्यान विधि में प्राय छात्रों के क्या बनने की संभावना रहती है? तो जब टीचर व्याख्या देते हैं तो ऐसी स्थिति में जो बच्चे हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन 3 जो है निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि वो एक तरीके से केवल और केवल टीचर की बात को वो सुन रहे होते हैं और वो कोई क्रियाकलाप नहीं करते हैं, या उनके प्रश्न वो बीच में कोई प्रश्न भी नहीं पूछते हैं कि बच्चे उसका आंसर दें थोड़ा सा सक्रिय होकर कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 15 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण के कितने ध्रुव हैं? तो हम सभी को पता है शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम, यानी कि 1, 2 और 3 ये ध्रुव होते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है, शिक्षण से क्या अभिप्राय है? हम सभी को पता है कि शिक्षण एक तरीके से क्या है, पढ़ाना ही है। हम क्या करते हैं, ज्ञान को ही तो बांटते हैं, यानी कि एक तरीके से हम ज्ञान बांटने का काम करते हैं, या फिर बच्चों को पढ़ाने का जो कार्य है यही क्या कहलाता है, शिक्षण कहलाता है। शिक्षा देना ही शिक्षण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शाब्दिक संप्रेषण के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करिए। तो फ्रेंड्स देखिए, शाब्दिक संप्रेषण के 2 प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करिए। तो शाब्दिक संप्रेषण में मौखिक और लिखित ये 2 प्रकार होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमें बताना होता है। मौखिक संप्रेषण क्या होता है, इसमें यह बोलचाल के माध्यम से होता है, जबकि लिखित संप्रेषण में हम लिख करके अपने अपने शब्दों को या फिर लिख करके हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, शिक्षण सूत्रों के कोई 2 लाभ बताइए। तो शिक्षण सूत्रों के प्रयोग से जो एक तरीके से शिक्षण है वो बहुत आसान हो जाता है, और इससे बच्चों को एक तरीके से कम समय में हम अच्छे से अच्छी जानकारी दे पाते हैं, या फिर बच्चे कम समय में ज्यादा सीख पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, निदानात्मक परीक्षण को परिभाषित कीजिए। इतना आसान सा प्रश्न पूछा है कि निदानात्मक परीक्षण क्या है? तो हम बच्चे की विषयगत कमजोरी का पता लगाते हैं निदान के माध्यम से, यानी कि बच्चे को का किस विषय में या किस तरीके से क्या समस्या है। गणित में कमजोर है बच्चा, की विज्ञान में कमजोर है, कि तरीके से सामाजिक विज्ञान में किस में बच्चा कमजोर है, किस विषय में कहाँ पर उसे क्या समस्या आ रही है। इस समस्या का ही पता लगाना क्या कहलाता है, निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, ज्ञात से अज्ञात सूत्र किस तथ्य पर आधारित है? हम कह सकते हैं कि ये एक तरीके से जो चीजें हमें पता है, जिनके बारे में हम जान रहे हैं, उनसे हम जो चीजें हमें नहीं पता है उनकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे बच्चे ने पहले जोड़ सीखा, फिर घटाना सीखा, फिर वो गुणा सीख रहा है। अब जब गुणा सीख रहा है तो उसको जो उसने जोड़ में सीखा है, ये जोड़ भी गुणा में उसको काम आ रहा है 2 अंक के। तो इस तरीके से धीरे धीरे बच्चे सरल से कठिन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, शिक्षण में रुचि के सिद्धांत को परिभाषित कीजिए। तो सिंपल सी बात है, रुचि जिस चीज में बच्चे की रहेगी वह उस चीज में बेहतर करेगा। जैसे अगर बच्चा कोई साइंस में अच्छा कर रहा है तो वह उसकी रुचि है उस विषय में, विज्ञान उसको अच्छा लगता है तो वो आगे चल करके उस विषय में और अच्छा करेगा। तो यही है रुचि का सिद्धांत, कि जिस विषय में अच्छा है बच्चा उसमें आप और मेहनत करके उसे अच्छा बनाइए। क्वेश्चन नंबर 22 है, पुनर्बलन शिक्षण कौशल के उद्देश्य को स्पष्ट करिए। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है बच्चे को प्रेरित करना, बच्चे को प्रोत्साहित करना कि वो आगे के लिए और अच्छा करे। पुनर्बलन का मतलब किसी बच्चे ने किसी सवाल का जवाब बिल्कुल सही दे दिया कक्षा में, सबसे पहले उसने सवाल लगा करके दिखा दिया, तो इस तरीके से आप शाबाश बहुत अच्छे इन शब्दों का प्रयोग करके उसका पुनर्बलन करते हैं, और इससे जो बच्चा है वो पढ़ने में और अच्छा होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुदेशन से क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। जिस प्रकार से निर्देशन होता है, हम कक्षा में बच्चों को निर्देश देते हैं जब भी कुछ पढ़ाते हैं, वही चीज अनुदेशन भी है। इसमें भी हम बच्चों को निर्देश देने का ही काम करते हैं, और एक तरीके से इसमें हम जो भी चीजें बच्चों को बताते हैं वो उसी प्रकार से उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, श्यामपट्ट शिक्षण कौशल के घटकों के नाम लिखिए। तो श्यामपट्ट शिक्षण कौशल में मुख्य रूप से हम सभी को पता है कि जो श्यामपट्ट पर जब हम लिखते हैं तो हमारी लिखावट बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। इसके अलावा जो शब्द होते हैं उनके बीच में सही प्रकार सही एक तरीके से दूरी होनी चाहिए, और सभी बच्चे स्पष्ट रूप से देख पाए इस तरीके से हमारी राइटिंग होनी चाहिए। यही सब हमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 25 है, खेल पर आधारित 2 शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। तो किंडरगार्टन विधि आप लिख सकते थे, ठीक है। इसके अलावा खेल विधि भी आप लिख सकते थे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यूनतम अधिगम स्तर को स्पष्ट कीजिए। तो किसी भी कक्षा में एक न्यूनतम तरीके से बच्चे का अधिगम स्तर होता है कि इतना तो लगभग सारे बच्चों को आना ही चाहिए। एक न्यूनतम अधिगम स्तर होता है,
इसका मतलब से कक्षा 1 में कोई बच्चा पढ़ रहा तो उसको अगर हम गिनती की बात करें कि 1 से 100 तक उसको गिनती आ रही है। इसके अलावा वो आ से लेकर के ज्ञ तक उस बच्चे को आता है कि कम से कम इतना तो सारे बच्चों को, ए से लेकर के जेड तक सारे बच्चों को, इतना तो कोई भी बच्चा हो कक्षा 1 का तो कम से कम न्यूनतम इतनी नॉलेज तो रखता ही हो। तो यही है न्यूनतम अधिगम स्तर। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाल केंद्रीय शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। तो पहला तो यही है कि बच्चे को ध्यान में रख करके हम शिक्षा देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि जो बच्चा है उसकी जो प्रतिभा है वो निखर करके आती है और बच्चा अपने विषय में और बेहतर कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, क्षेत्रीय पर्यटन शैक्षिक विधि को परिभाषित कीजिए। तो आसपास की जगहों पर हम बच्चों को शिक्षा की दृष्टि से, यानी कि हमारे स्कूल के हमारे क्षेत्र में जो आसपास की ऐसी जगह हैं या ऐसे मूवमेंट या फिर ऐसी इमारतें हैं जो कि शैक्षिक रूप से महत्वपूर्ण है, वहां पर बच्चों को अगर हम घुमाने ले जाते हैं तो इससे क्या होता है, इससे बच्चों ने जो चीजें किताब में पढ़ी है वो जाकर के वो रियल में देखते हैं। तो हमें इसी के बारे में यहाँ पर लिखना था कि क्षेत्रीय पर्यटन जो शैक्षिक विधि है, एक तरीके से ये भी बच्चों के लिए क्या है, ये बहुत उपयोगी होती है और आसपास की जो शैक्षिक रूप से महत्वपूर्ण जगह होती हैं उनको हम बच्चों को ले जाकर के दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर प्रश्नों का वर्गीकरण करिए। तो शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर अगर हम कहें तो अलग अलग प्रकार के, जैसे कि अगर केवल प्रश्नों का प्रकार पूछा होता तो हम क्या बताते, जैसे कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, इसके अलावा अति लघु उत्तरीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, इस प्रकार से अगर केवल प्रश्नों का वर्गीकरण पूछता तो बताते। लेकिन यहाँ पर शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर पूछा है तो अलग अलग प्रकार से, जैसे भावात्मक, क्रियात्मक और संज्ञानात्मक, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के होते हैं, हमें यही लिखना था। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में किस संस्था ने सर्वप्रथम अध्ययन किया है। तो फ्रेंड, शिक्षण प्रक्रिया को कौशल के रूप में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम 1963 में अध्ययन किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर देखिए, ये ऑप्शन भी अगर लिखा होगा आपने तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है। लघु उत्तरीय प्रश्नों में अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की, मंद बुद्धि छात्रों के लिए किस प्रकार उपचारात्मक शिक्षण किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार के बालकों की देखिए, जो मंद बुद्धि छात्र होते हैं इन्हें हम बहुत तेजी से सामान्य बच्चों की तरह नहीं पढ़ा सकते हैं, लेकिन इन बच्चों को हम आसानी से इनकी समस्या को समझ करके इन्हें किस प्रकार से हमें आराम से धीरे धीरे पढ़ाना है या फिर अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करके इनको पढ़ाना है, इस प्रकार से अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इन बच्चों को अच्छे से हम सिखा पाएंगे। तो मंद बुद्धि छात्रों के लिए अलग अलग प्रकार के उपचारात्मक शिक्षण होते हैं, यानी कि बच्चा किस विषय में कमजोर है उस विषय को ध्यान में रख करके उन्हें धीरे धीरे अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग करके या अलग अलग प्रकार की प्रविधियों का प्रयोग करके उनको हम पढ़ाएंगे। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, हम सभी को पता है, बच्चों की विषयगत कमजोरी को हम दूर करने का काम करते हैं। और ऐसी जो उपचारात्मक शिक्षण होता है ये मुख्य रूप से मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, इन्हीं बालकों पर होता भी है। क्वेश्चन नंबर 32, दक्षता आधारित शिक्षण विधि के सोपान लिखिए। अगर हम दक्षता आधारित शिक्षण की विधि के सोपानों की बात करें तो मुख्य रूप से पूर्व तैयारी, यानी कि बच्चे ने क्या सीखा है पहले पहले विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, नियम निर्णय और सूचीकरण, अभ्यास, अभ्यास कार्य की त्रुटियों का शुद्धिकरण और प्रयोग, ये सब चीजें आती हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा यही सब इसके सोपान है। क्वेश्चन नंबर 33 है, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर शिक्षण सूत्र की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जो संश्लेषण से विश्लेषण विधि होती है, एक तरीके से शिक्षक पहले संपूर्ण या एकीकृत अवधारणा को समझा देते हैं, बच्चों को पूरी अवधारणा के बारे में बता देते हैं, फिर उसे समझने के लिए वो छोटे छोटे भागों में उसको तोड़ते हैं। ठीक है, तो यह विधि जटिल विषयों को पढ़ाने के लिए उपयोगी, जैसे कि गणित विषय। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक समग्र रूप में उस विषय वस्तु को बच्चे को समझाने का प्रयास करते हैं, फिर उसे अलग अलग हिस्सों में तोड़ करके हम उसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये एक तरीके से शिक्षण सूत्र है और इसका प्रयोग हम गणित में खासकर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में क्या अंतर है। तो हम सभी को पता है अच्छे से कि शिक्षण में मोस्टली हम थियरी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब प्रशिक्षण होता है तो ये क्या होता है, ट्रेनिंग होता है। इसमें मैक्सिमम चीजें क्या होती हैं जिसमें हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि जो आपका डीएलएड है, इसमें आप देखिए जो आपके प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं वो आपके थियरी के नंबर से बहुत ज्यादा होते हैं, दोगुने होते हैं लगभग। तो उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि आप प्रशिक्षण ले रहे हो, ट्रेनिंग ले रहे हो, ना कि आप केवल शिक्षण या केवल टीचिंग कर रहे हो। तो इस तरीके से शिक्षण और प्रशिक्षण में मुख्य अंतर यही होता है कि मैक्सिमम आप प्रशिक्षण में प्रयोग ज्यादा करते हो, उतना शिक्षण में नहीं करते हो। क्वेश्चन नंबर 35 है, शिक्षण में अभिप्रेरणा के सिद्धांत पर सविस्तार प्रकाश डालिए। अच्छे से हमें पता है
कि अगर बच्चे को हम मोटिवेट नहीं करेंगे, अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा तो उसे अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं पढ़ेगा। तो शिक्षण में जो विप्रेरणा, ये पूरा टॉपिक ही बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीद करती हूँ कि इसको आपने अच्छे से लिखा भी होगा कि अभिप्रेरणा जो है वो किसी भी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है, ये इसकी परिभाषा है। और इसी से पता चलता है कि हमेशा हमें कोई भी काम करने के लिए मोटिवेशन की आवश्यकता होती ही है। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तम शिक्षण की विशेषताओं को लिखिए। तो उत्तम शिक्षण क्या होता है? वही होता है जिसमें सारे के सारे बच्चों को चीजें समझ में आए जो आप पढ़ा रहे हो, और बच्चे अपने मन से भी क्वेश्चन पूछ पाए आपसे। यही सब चीजें यहाँ पर आपको लिखनी थी। क्वेश्चन नंबर 37 है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में संप्रेषण के महत्व एवं आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो अगर हम बच्चों से संवाद नहीं करेंगे, अगर हम बच्चों से अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, या बच्चों के विचारों को नहीं सुनेंगे, तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। तो संप्रेषण का बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और शायद इसीलिए आपके शिक्षण अधिगम में ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 38 है, शिक्षण कौशल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए किन्हीं दो शिक्षण कौशलों को स्पष्ट करिए। तो उम्मीद करती हूँ आपने इसको लिखा भी होगा, चाहे वो श्यामपट्ट कौशल हो, चाहे गृहकार्य कौशल हो, या इस तरीके के जितने भी कौशल है, शिक्षण कौशल अलग अलग, इनके बारे में आपने लिखा होगा। या प्रस्तावना कौशल, प्रस्तावना कौशल भी बहुत ही आसान होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चों के पूर्व ज्ञान को चेक करते हैं। प्रस्तावना कौशल और श्यामपट्ट कौशल, ये जो मुख्य कौशल है, इनको उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत में एक अंतर स्पष्ट करिए या उदाहरण सहित स्पष्ट करिए। तो शिक्षण सूत्र आपने अलग अलग शिक्षण सूत्रों के बारे में पढ़ा है, जैसे कि अभी आपने देखा है जो पहला ही क्वेश्चन पूछा है, पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग शिक्षण सूत्रों के बारे में यहाँ पर आपको लिख करके उसके अंतर के बारे में, शिक्षण सूत्र और शिक्षण सिद्धांत में क्या अंतर है। तो जो सिद्धांत है और सूत्र है, ऑलरेडी हम सभी को पता है कि दोनों क्या है, अलग अलग चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, सहभागी शिक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसकी विशेषताएं भी लिखिए। तो फ्रेंड देखिए, जो सहभागी शिक्षण होता है, इसमें शिक्षक और बच्चे दोनों मिल करके क्या करते हैं, सीखते हैं। यानी कि सहभागी शिक्षण प्रक्रिया एक ऐसी शिक्षण प्रक्रिया है जिसमें छात्र और शिक्षक दोनों मिल करके सीखते हैं, और जहां पर छात्र अपने सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। तो इसे ही सहयोगात्मक सीखने की प्रक्रिया कहते हैं, तो या सहभागी शिक्षण भी कहते हैं। तो इस तरीके से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अच्छे से सभी के आंसर लिखे होंगे और आपने पेपर बहुत ही अच्छे से किया होगा। तो पेपर आपने कितने क्वेश्चंस बिल्कुल सही किए हैं, जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, पूरे के पूरे पेपर को यहाँ पर देखने के लिए। और सारे विषयों की क्लासेस की लिंक, और सारे विषयों की मास्टर क्लासेस की लिंक, और सारे विषयों के राजन सीरीज और पवन सीरीज के पूरे सोल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप जरूर चेक करिएगा। और सारे विषयों की तैयारी अच्छे से हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट स्टेट से करके जाइएगा दोस्तों। हमारा ऐप है सिक्स एकेडमी ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आपको सारे विषयों के नोट्स मिल जाते हैं, सारे विषयों के बहुत ही अच्छे से क्लासेस भी मिल जाती हैं, और आपकी तैयारी और बेहतर होती है। चाहे आपकी सीटेट की तैयारी हो या फिर यूपी टेट की भी तैयारी हो, वो भी हम करवाते हैं। तो ऐप को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही, जरूर कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।